अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। जिस मकाम पर अब मंगला डैम वाक़ है वहां पर पहले मीरपुर का पुराना शहर आबाद था। जंग के दौरान इस शहर का बेशतर हिस्सा मलबे का ढेर बना हुआ था। एक रोज मैं एक मकामी अफसर को अपनी जीप में बिठाए इसके गिरदो नवाह में घूम रहा था। रास्ते में एक मफलूकुल हाल बूढ़ा और उसकी बीवी एक गधे को हाँकते हुए सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। दोनों के कपड़े मैले कुचैले और फटे पुराने थे। दोनों के जूते भी टूटे फूटे थे। उन्होंने इशारे से हमारी जीप को रोककर दरियाफ्त किया, बैतुल माल किस तरफ है? आजाद कश्मीर में सरकारी खजाने को बैतुल माल ही कहा जाता था। मैंने पूछा, बैतुल माल में तुम्हारा क्या काम है? बूढ़े ने सादगी से जवाब दिया, मैंने अपनी बीवी के साथ मिलकर मीरपुर शहर के मलबे को कुरेद कुरेद कर सोने और चांदी के जेवरात की 2 बोरियां जमा की हैं। अब इन्हें इस खोती पर लाद कर हम बैतुल माल में जमा करवाने जा रहे हैं। हमने उनका गधा एक पुलिस कांस्टेबल की हिफाजत में छोड़ा और बोरियों को जीप में रखकर दोनों को अपने साथ बिठा लिया ताकि उन्हें बैतुल माल ले जाएं। आज भी जब वो नहीफो नजार और मफलूकुल हाल जोड़ा मुझे याद आता है तो मेरा सर शर्मिंदगी और नदामत से झुक जाता है कि जीप के अंदर मैं उन दोनों के बराबर क्यों बैठा रहा। मुझे तो चाहिए था कि उनके गर्द आलूद पांव अपनी आंखों और सर पर रखकर बैठूं। ऐसे पाकीज़ा सीरत लोग फिर कहां मिलेंगे? अब उन्हें ढूंढ चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। यूएन कमीशन के एक सब कमीशन ने मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में नज़्म व नस्क की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दोनों इलाकों के तफसीली दौरे किए थे। सब कमीशन का एक रुकन मिस्टर रिचर्ड साइमंड्स था जो 1943 में कहते बंगाल, सैलाब और साइक्लोन की तबाहकारियों के बाद फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट की जानिब से तमलोक में मेरे साथ काम कर चुका था। इस वजह से हमारी आपस में थोड़ी सी बेतकल्लुफी थी। ये वही मिस्टर साइमंड्स हैं जो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के मुसन्निफ भी हैं। पाकिस्तान पर अंग्रेजी में ये अगर पहली नहीं तो अव्वलीन चंद किताबों में से एक जरूर है। आज़ाद कश्मीर के नज़्म व नस्क में हमारे पास कोई ऐसी खास बात न थी जो हम बढ़ा चढ़ाकर सब कमीशन के सामने नुमाइश के तौर पर पेश कर सकते। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सादा थी, अफसर दयानतदार और मेहनती थे। लोग जिहाद के जज्बे में डूबे हुए थे। वो दुश्मन के हक में शमशीरे बेनियाम और आपस में हमदर्द और गमखार थे। मकबूजा कश्मीर से वापसी के बाद एक बार मिस्टर साइमंड्स ने मुझे एतमाद में लेकर कहा, इस जानिब रकबा ज्यादा, वसाइल बेशुमार और हिंदुस्तान की सिविल और फौजी पुश्तपनाही बेहिसाब है, लेकिन इसके बावजूद वहां के बेशतर उमूर में जोर और जबरदस्ती, धौंस और धांधली, बेसब्री, बेईमानी और नुमाइशी मुलम्माकारी का असर गालिब नजर आता है। मैंने पूछा कि क्या वो फर्क अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर बयान करेंगे? वो हंसकर टाल गए और बोले, हमारा मकसद फर्क नुमाया करना नहीं बल्कि पलड़ा बराबर रखने की कोशिश करना है। जंगबंदी के बाद बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर से मेरा जी भर गया। उसी जमाने में रावलपिंडी में वजारत उमूर कश्मीर नई नई कायम हुई थी और नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी उसके वजीर इंचार्ज थे। वजारत का दफ्तर जिला कचहरी के मुकाबिल एक मतरूका इमारत शहजादा कोठी में खोला गया था। गुरमानी साहिब की रिहाइश उस शानदार बिल्डिंग में थी जिसे चौधरी फजल इलाही के ज़माने में ऐवान सदर के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया था। आज़ाद कश्मीर से मुझे किसी कदर उकताया हुआ देखकर चौधरी मोहम्मद अली ने मुझे डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर वजारत उमूर कश्मीर में मुतय्यन कर दिया। उस जमाने में गुरमानी साहिब की बहुत सी अदाएं निराली थीं। वो रात भर जागकर अपना दरबार लगाते और दिन भर सोते थे। उनके इस लाए अमल की पाबंदी निभाना मेरे बस का रोग न था, इसलिए वो मेरे साथ हमेशा नाखुश ही रहते थे। मसला कश्मीर के हवाले से गुरमानी साहिब के हाथ में कोई ऐसा काम न था जिसमें वो अपनी मस्बत सलाहियतों को बुरुएकार ला सकते। चुनाचे उनकी तवज्जो का सारा नज़ला बेचारे आज़ाद कश्मीर पर ही गिरा। यहाँ पर उनकी हिकमत अमली और रीशा दवानियों ने आज़ाद कश्मीर की क़यादत में ऐसे ऐसे तफर्रुक़े डाले जो आज तक रफू नहीं हो सके। रफ्ता रफ्ता मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स की बाबत ये फप्ती ज़बान ज़दे खासो आम हो गई कि इसके दायरे अमल से कश्मीर तो गायब हो गया है और अब इसके पास फ़कत अफेयर्स ही अफेयर्स रह गए हैं। एक बार श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर का एक BSc का तालिब इल्म हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे की घुटन से तंग आकर आज़ादी का सांस लेने पाप्यादा गिरता पड़ता सीज फायर लाइन उबूर करके पाकिस्तान आ पहुंचा। रावलपिंडी पहुंचकर वो मुझे मिला और अपनी दिली ख्वाहिश ये बयान की कि वो आज़ाद पाकिस्तान के किसी वजीर से मिलकर उसकी ज़ियारत करना चाहता है। मैंने कोशिश करके गुरमानी साहब के साथ उसकी मुलाकात की मंजूरी हासिल कर ली। मुलाकात का वक्त रात के 1:30 बजे मुकर्रर हुआ। जून का महीना था।
آدھی رات گئے بھی شدید گرمی تھی۔ میں اس لڑکے کو ساتھ لے کر مقررہ وقت پر گرمانی صاحب کی شاندار قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ گرمانی صاحب کے کمرے میں کئی ٹن کا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ وہ گلے میں ایک سرخ ریشم کا سکارف باندھے اور جسم پر ایک پشمینے کی چادر لپیٹے آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ان کا محبوب حقہ پڑا تھا، جس کے خوشبودار تمباکو کی مہک سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کشمیری لڑکے کو دیکھتے ہی گرمانی صاحب کا مزاج برہم ہو گیا اور انہوں نے اس پر پے در پے اس قسم کے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تم سری نگر چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ واپس کب جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ اور یہاں سے کیا لے کر جاؤ گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ غیر متوقع سوالات سن کر بیچارہ لڑکا بوکھلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے صرف اتنا جواب دیا کہ وہ صرف آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے یہاں آیا ہے، اب واپس جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ سن کر گربانی صاحب کو پھر تاؤ آ گیا اور کسی قدر درشتی سے بولے، پاکستان میں مہاجرین کی پہلے ہی کوئی کمی نہیں، خدا کا خوف کرو، یہ نوزائیدہ مملکت اس سیلاب کو کیسے سنبھالے گی؟ اس کے بعد انہوں نے مہاجرین کی تکالیف اور مشکلات پر سیر حاصل تبصرہ کیا اور انگریزی میں لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، Now that you have come, don't expect luxuries. All of us have to rough it out here. یہ سن کر لڑکے کی رگ ظرافت بھی پھڑک اٹھی اور اس نے ترکی بترکی جواب دیا، Sir, if this room is roughing it out here, I'm all for it. اس پر میں نے لڑکے کا بازو کھینچ کر اسے باہر لے آیا، ورنہ تیش میں آ کر گرمانی صاحب نہ جانے اس کا کیا حشر کرتے۔ گرمی کی چھٹیوں کے بعد جب کالج کھلے تو میری درخواست پر اسے لاہور کے کنگ ایڈورڈ کالج میں داخلہ مل گیا۔ آزاد کشمیر حکومت نے اسے وظیفہ دے دیا۔ لڑکا قابل تھا۔ MBBS کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے انگلستان چلا گیا اور آج کل ایک کامیاب اور خوشحال ڈاکٹر کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ چند ماہ بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کشمیر لبریشن کمیٹی کی صدارت کرنے راولپنڈی تشریف لائے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ جب وہ اکیلے رہ گئے تو فرمایا، تمہارے وزیر گرمانی صاحب تم سے اس قدر ناخوش کیوں رہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، سر میرے خیال میں اس کی شدید 2 وجوہات ہوں گی۔ ایک تو وہ رات کو کام کرتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، اس پروگرام میں ان کا ساتھ دینے سے میں بار بار چوک جاتا ہوں۔ دوسری وجہ شاید یہ ہو کہ وہ آزاد کشمیر کے سیاسی لیڈروں آپس میں لڑاتے بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس کارروائی میں میری روک ٹوک غالباً انہیں پسند نہیں آتی۔ وزیر اعظم کچھ دیر سوچتے رہے، پھر اچانک انگریزی میں پوچھا، Tell me, is Gurmani straight? میں نے فوراً جواب دیا، No sir, he is not straight. وزیر اعظم نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا، پھر آہستہ آہستہ دھواں چھوڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، I don't agree with you. He is as straight as a corkscrew. اس گفتگو کے چند ہفتے بعد میرا تبادلہ کراچی ہو گیا، جہاں پر مجھے وزارت اطلاعات و نشریات میں فورن پبلسٹی کا انچارج ڈپٹی سیکرٹری لگا دیا گیا۔